नमस्कार मित्रों, भारतीय चित्र साधना के इस विशेष पॉडकास्ट में मैं अतुल गंगवार आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे साथी, हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, फिल्म समीक्षक विष्णु शर्मा जी। विष्णु जी, आपका स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद समय देने के लिए। जी, विष्णु जी न केवल एक बड़े अच्छे लेखक हैं जिनकी इतिहास में बड़ी रुचि है, और एक बड़े कुशल फिल्म समीक्षक भी हैं जिनकी समीक्षाएं हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो आज विष्णु जी आपसे जो बात करनी है, आपकी जो एक ताज़ा तरीन किताब आई है, कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट फाइल्स जो आपने एक लिखी है, तो उसके बारे में एक बार तो चर्चा करते हैं, और उसी के बीच में हम कुछ फिल्मों पर भी चर्चा करेंगे जो फिल्म किसी न किसी राजनीतिक परिदृश्य से प्रभावित रही है। मैंने इस किताब में भी एक फिल्म की चर्चा की है जो बन रही है जी। अक्षय कुमार उस कांग्रेस अध्यक्ष का रोल कर रहे हैं। अरे वाह। और दरअसल एक NSA हुआ करते थे कांग्रेस के समय में, वो उनके दादाजी थे। और अक्षय कुमार जिस व्यक्ति का रोल कर रहे हैं केरल के रहने वाले थे, नायर थे, और उनके साथ बड़ा दिलचस्प वाकया जुड़ा है। उन्होंने एक तरह से केजरीवाल की तर्ज पे गांधी जी पे कमेंट मारा था। एक किताब लिखी थी, गांधी एंड अनार्की। अच्छा। और उस व्यक्ति पर क्यों फिल्म बना रहे हैं अक्षय कुमार, ये तो मैंने उनका वो पक्ष रखा कि वो गांधी जी के खिलाफ थे, और जब गांधी जी का उदय हुआ तो वो बाहर हो गए। वो पहले से बड़ा चेहरा थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, तो उन्होंने किताब लिख डाली गांधी एंड अनार्की। तो अब अक्षय कुमार उन पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ एक और खबर जुड़ी थी। वो खबर ये थी कि जनरल डायर के साथ उनका मुकदमा चला था। अच्छा। हाँ, वो उसी मुकदमे पे कर रहे हैं। एक जैसे प्रशांत भूषण की किताब है, केस दैट शुक इंडिया, तो उनका है कि एक केस दैट शुक एम्पायर, वो उन्हीं के परिवार में किसी ने लिखी किताब, और फिर अक्षय कुमार को शायद पसंद आया, वो किसी ने कहा होगा, तो उस पर फिल्म बना रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैंने जब से किताब लिखी है, एक दो ट्वीट किए हैं, वो किताब फिल्म की चर्चा थोड़ी बंद हो गई है, या तो वो डब्बा बंद हो गई है या कुछ हो गया है। और वो इसलिए किया था कि उस जो किताब थी गांधी एंड अनार्की, उसमें उन्होंने लिखा, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा कि जनरल डायर ने क्या क्या जातियाँ की थी। अब अंग्रेज़ों का राज है। कांग्रेस लगभग हर अधिवेशन में शपथ लेती थी कि हम अंग्रेजों के वफादार रहेंगे। ये मेरी किताब में वो ओथ भी है। ऐसे में आप जनरल डायर की एक किताब में बुराई कर रहे हो, इसको लेके जनरल डायर ने उन पे केस कर दिया था। वो केस फिर लड़ा गया प्रिवी काउंसिल तक, वहाँ तक केस हार गए, इन पे कुछ जुर्माना वगैरह हुआ, लेकिन बावजूद इनके परिवार ने उनका कद बड़ा दिखाने के लिए लिखा कि जनरल डायर ने इन पे केस किया। तो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी शायद अक्षय को भी नहीं पता थी। तो मैंने वो किताब में लिखा है कि वो व्यक्ति ने जो केस किया, जनरल डायर ने जो केस किया, वो ऐसा नहीं था, इन्होंने लिख दिया उस किताब में जी, लेकिन इनका केस लड़ने का उस वक्त कोई इरादा नहीं था। वो पूरी कहानी लिखी है। जिसको हीरो बनाने की कोशिश हो रही है, वो एक्चुअली में हीरो नहीं था। ये मेरी किताब में है। अच्छा। अब इस फिल्म का क्या हुआ मुझे पता नहीं, अक्षय कुमार का। अच्छा विष्णु जी, ये तो खैर आपने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी शेयर की, और फिल्म अगर बनेगी तो एक नया पहलू लोगों के सामने आएगा, नया विवाद आएगा, है ना। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय में काफ़ी सारी फिल्में ऐसी आई हैं जो राजनीति से प्रभावित हैं, या कहीं ना कहीं उसमें एक राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाया गया है, और एक पक्ष उसके पक्ष में खड़ा हुआ है और दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है। अगर हम थोड़ा पहले जाएं, कुछ साल पहले की बात करें, तो कुछ फिल्में पहले भी ऐसी आती रही हैं, और जो आज विपक्ष में रहकर उन फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे, जो आज वो सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं कि सत्ता अपना दमनकारी या जो उनको प्रोत्साहित करना है या उनका विरोध करना सत्ता कर रही है, या सत्ता इस तरीके का एजेंडा चला रही है, तो जब वो सत्ता में थे तो वो भी अपना एजेंडा चलाते थे। और कई ऐसी फिल्में जो उस समय बड़ी चर्चित हुई, जैसे आंधी एक फिल्म आई थी, संजीव कुमार और की फिल्म थी, और जिसके ऊपर जो उसकी सुचित्रा सेन जो उसकी हीरोइन थी, उनका गेटअप कुछ ऐसा था कि जो इंदिरा गांधी से मिलता था। उस फिल्म को बैन करा दिया गया था। कमलेश्वर की काली आंधी पर वो फिल्म आधारित थी। ऐसे ही इमरजेंसी पर एक फिल्म बनी थी, किस्सा कुर्सी का, और संजय गांधी का एक बड़ा चर्चित अभियान था नसबंदी का, उस पर एक नसबंदी भी IS जोड़ ने बनाई थी, गाना भी था उसमें। हाँ, तो वो फिल्मों पे बड़ी चर्चा रही और सत्ता ने उसको रोक दिया। दरअसल इसको आप शुरू से देखेंगे ना, बिल्कुल जब शुरुआत में भारत में सिनेमा बन रहा था, तो
अब दादा साहब फाल्के की सारी फिल्मों के नाम ले लीजिए आप, सारे धार्मिक हैं, कालिया मर्दन और राजा हरिश्चंद्र और इस तरह के नाम। तो शुरुआत में सब्जेक्ट को लेकर वो वही होता था जो हम अपने घरों में कहानियाँ सुनाते हैं, पौराणिक कहानियाँ होती थी या नायक होते थे हमारे। धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ये महसूस करना शुरू किया कि फिल्मों को कहीं ना कहीं अगर हम प्रतिरोध वाली बात करते हैं तो मैसेज ये जाता है कि ये हमसे लड़ने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में सब शुरू हुआ। तो धीरे धीरे धार्मिक और पौराणिक की जगह थोड़े ऐतिहासिक कैरेक्टर आने लगे। रजिया सुल्तान पे फिल्म बनी, शिवाजी पे 2 फिल्म बनी। उस वक्त आज़ादी के बाद शिवाजी पे कोई फिल्म नहीं बनी है। राणा प्रताप पे 2 फिल्में बनी आज़ादी से पहले, और उसके बाद राणा प्रताप पे कोई फिल्म आपको पाते हैं 61 में, जो वो पी जयराज और जया उनकी है, क्या कहते हैं उनको, जो माँ का रोल करती है, उन नाम बोल रहा हूँ, तो निरूपा राय। तो उनके साथ क्या होता है कि फिर वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े गाना था, वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो उसी फिल्म का, तो 61 में बनी, वो भी बन गई। आप ये सोचिए कि उसके बाद, जय चित्तौड़ शायद फिल्म का नाम था, उसके बाद से कोई फिल्म महाराणा प्रताप पे है नहीं। सीरियल भी आया, एक बाद में आया, बहुत बाद में, अब आने लगे हैं। लेकिन क्यों हुआ ये सब, तो उस पर जाएँ वो एजेंडे पे। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि जो आज़ादी से पहले धीरे धीरे जब उन्होंने शुरू किया, तो अब उनके साथ भी हुआ कि उन राष्ट्रीय जो आंदोलन था उनको भी लगा कि कुछ कुछ दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहीं पे कैरेक्टर दिखाया एक गांधी जैसा। मैंने पूरा एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में ये पूरा विस्तार से पूरा बताया था बाकायदा कि किस किस फिल्म ने किस तरह फिल्मों से, के दौर में एक फिल्म आई थी भक्त विदुर, उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो गांधी जी जैसा दिखता था। वही वो इतने कई सारे कैरेक्टर थे जिनके जरिए वो धीरे धीरे मैसेज देने लगे, लेकिन वो खुल के मैसेज नहीं दे पा रहे थे। कई फिल्मों को पता चल गया तो उन्होंने रोक लिया। इवन आप सोचिए कि सेम अंग्रेजों जैसा काम किया कांग्रेस सरकार ने, इमरजेंसी जब लगाई तो वो फिल्मों पे ध्यान रखने लगे। जो आपने फिल्मों के नाम किए उन पे तो हुआ ही, सब विद्याचरण शुक्ल उसके जिम्मेदार थे। लेकिन शोले का जो एंड है, 2 फिल्म आए गए थे, खुद जावेद अख्तर ने बताया कि गब्बर सिंह को मार दिया गया। वो यूट्यूब पे भी प्रचलित है। जो गब्बर सिंह को जावेद अख्तर ने खुद एक कहानी बताई, यूट्यूब पे वो सीन भी है। जावेद अख्तर ने बताया कि कैसे गब्बर सिंह को हमने मार दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इससे तो कानून हाथ में लेने की बात जनता सोचेगी, तो मैसेज ये जाएगा कानून अपने हाथ में लो, किसी की हत्या कर दो। उन्हें ये डर था कि जनता कहीं बगावत ना कर दे इमरजेंसी के खिलाफ, तो उन्होंने शोले का क्लाइमैक्स बदलवा दिया। ये सरकार ने किया। तो ये जब से शुरू हुआ और उसके बाद लगातार हुआ ये कि इप्टा ने इतनी तेजी से इसमें घुसी, और जो उस वक्त लाहौर इंडस्ट्री के लोग भी थे वो भी इधर आ गए, मंटो जैसे लोग आके चले गए, अब कई सारे और थे, नाम आपको सारे पता ही हैं, वो सब लोग इधर आ गए और उन लोगों ने अपनी तरह से फिल्में बनानी शुरू की। और उसमें इनकी ये कोशिश रही कि कांग्रेस सरकार बची रहे, उस पर बीच बीच में निशाना साधते थे, लेकिन उतना नहीं कि जितना परेशान होते तो मजरूर सुल्तानपुरी वो भेज दिया नेहरू जी ने जेल। वो ये करते थे, मैसेज देते थे कि भाई ये सब नहीं चलेगा। फिर रूस से तमाम पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कम्युनिस्ट विचारधारा ये सब फल फूल रही है, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर इमरजेंसी में हुआ पड़ा, लेकिन ये मैसेज उनको पहुंच गया था कि ना तो शिवाजी पे कोई फिल्म बननी है, ना महाराणा प्रताप पे कोई बड़ी फिल्म बननी है। जितने भी हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ खासतौर पे किया, लेकिन अकबर की फिल्में नहीं रुकी हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी किसी ने सवाल उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य या उस तरह के लोगों पे फिल्में क्यों नहीं बनी, जो वाकई भारत के लिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसे लोगों पर फिल्में क्यों नहीं बनी। सबसे बड़ी बात कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे 9 रत्न, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट उसने लिया। लेकिन राजा विक्रमादित्य को बेताल से जोड़ के उन्हें ऐसे बना दिया गया जैसे वो जादुई कुछ काम दिखाते हैं, वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं। राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल गायब कर दिया गया, जबकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी सबने कॉपी किए उनसे। कालिदास उनके दरबार के रत्न थे। और ऐसे में, और जो कृष्णदेव राय और तेनालीराम का जो कहानियां हैं वो अकबर बीरबल में जोड़ के इन्होंने पढ़ा दी, जबकि अकबर बीरबल की ऐसी कोई कहानियां नहीं है। जो थी सारी वो तेनालीराम की कहानियां थी, वो सारी कहानियां इधर ट्रांसफर कर दी गई, वो बीरबल के नाम पे। तो अकबर को महान बनाने की जो कोशिशें हुई उनमें फिल्में भी रहीं। आप इतनी सारी, जो विक्रमादित्य पे फिल्म बनी थी और राजा विक्रमादित्य का रोल किया था पृथ्वीराज कपूर ने, वो आज़ादी से पहले था, तब कम्युनिस्ट और कांग्रेस हावी नहीं थे, तो अंग्रेजों को इससे फर्क नहीं पड़ता था क्या बना। जैसे माना जाता है 1947 के बाद एक खास किस्म का एक एजेंडा
और पीछे एक वेब सीरीज भी आई थी जुबली, जिसके अंदर कहा जाता है कि पूरा बताया गया उसमें कि बॉम्बे कैसे टॉकीज की कहानी है हिमांशु राय देविका रानी की, और किस तरीके से बाहर के लोगों का, एजेंटों का, FBI का और KGB का किस तरीके से वो दखल, पूरा बताया गया कैसे रसिया में हम कहीं से राज कपूर को वो फंडिंग करता है। और बड़ी दिलचस्प बात थी कि उसमें KGB ने, ये जो लोग थे सोसाइटी में मैटर करते थे, आर्टिस्ट हो गए, रंगमंच के लोग हो गए, सिनेमा के लोग हो गए, लेक्चरर्स हो गए, शायर, कवि, इस तरीके के लोग हैं, इनके लिए एक बड़ी अजीब सी एक दिलचस्प टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, यूजफुल इडियट्स। वो उनको यूजफुल इडियट्स कहते थे कि इनका उपयोग है, लेकिन इनको मित्रोकिन फाइल्स जो मित्रोकिन आर्काइव जो है, उनको मैंने अपनी इंदिरा फाइल्स किताब में पूरा चैप्टर लिखा है, कैसे KGB और उनके हाथों इंदिरा गांधी खेल रही थी। उसी में इंदिरा गांधी के लिए बानो नाम मिलता है, कैसे उनको पेमेंट होता था, 4 मिनिस्टर्स कैसे KGB के पेरोल पे थे, कैसे जो चीज़ें होती थी, इवन फिल्मों का कैसे, मैंने तो बाकायदा लिखा है उसमें अपने जो संदर्भ के साथ कहाँ से रेफरेंस लिए गए, कितना पैसा पब्लिसिटी के लिए आता था। अगर आपको अपने बचपन की ध्यान हो तो इतनी मोटी मोटी किताबें रसिया की छप के आती थी हिंदी में वो होके, और रशियन दूतावास वाले वो घरों में बेचते थे, जबकि हमें कोई रसिया से लेना देना नहीं। वो किताब फ्री में मिल रही है तो लोग उठा लाते थे, अपने घर पर रख लेते थे, बच्चे पढ़ रहे होते थे ना। इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये भी थी कि विष्णु जी, जो मुझे ध्यान आता है कि भारतीय नाट्य साहित्य की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन जब हम युवा थे तो उसमें रशियन नाटक, और ये जो एक नाटकों में एक पूरा दौर चलता था, दिल्ली में भी एक रशियन सेंटर था, हम नाटक करने जाते थे तो मैक्सिमम गोरकी का नाटक करते थे, और इस तरीके की चीज़ें रशियन राइटर्स पे। तो एक खास तरीके से एक विचारधारा को कला, संगीत, साहित्य के क्षेत्र में धकेला गया सिनेमा। और आपको आपकी जो चीज़ें थी उनको दबाया गया। हालत ये थी कि आज पूछ रहे हैं चाणक्य कोई है भी कि नहीं। अर्थशास्त्र जो किताब थी 1905 में मैसूर की लाइब्रेरी से मिली थी, उससे पहले की सारी किताबें जला दी गई। अब टीवी पे सवाल पूछते हैं कि बख्तियार खिलजी कौन था, कोई आया ही नहीं, उसने जलाया नहीं नालंदा। तो दिक्कत ये कि हमारे समाज में ही उन्होंने, एक तो बाहरी आक्रांताओं ने, बाहरी विचारधारा के लोगों ने पैसे दे के हमारे बीच में ऐसे लोग खड़े कर दिए हैं जो हैं भारतीय, देखने सुनने में विचार उनके हैं, उनके मानस पुत्र हैं, जो आपको हर कदम पर विरोध करेंगे। और वो फिल्मों में एक बड़े लंबे समय तक आप दहशत समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति वहाँ काम करना, बॉलीवुड में कोई कैसे काम कर सकता था। अमरीश पुरी की आप आत्मकथा पढ़िए, वो लिख रहे हैं मेरे जीवन में जो अनुशासन था रहा हमेशा, वो संघ की वजह से था, क्योंकि मैं दिल्ली में संघ की एक शाखा में मुख्य शिक्षक था। लेकिन ये बात उन्होंने छुपाए रखी, कब तक, जब उनकी आत्मकथा आई, जब उन्होंने अपना कैरियर एक तरह से खत्म कर दिया, तब जाके वो आडवाणी जी के साथ एक कार्यक्रम में, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, सिंधु यात्रा दर्शन के लिए जाते हैं। उससे पहले वो बोलते ही नहीं थे, वो बताते ही नहीं थे किसी को। ये इतना खौफ था कि लोगों को, कि लोग बताते नहीं थे। अच्छा संघी हो, न्यूज़ चैनल्स में क्या हाल था, अच्छा संघी हो, अच्छा ये हो, मतलब कोई नहीं है संघ से जुड़ा हुआ। मान लो कोई संघ की में उसके पास कोई पद नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, ना उनके यहाँ जाता है, शाखा में नहीं जाता है, वो अगर सच बोल रहा है, सच इतिहास बता रहा है, तो वो आपसे फौरन सवाल होता है संघी हो, मतलब एक सवाल तो सीधा वही। ये दशकों तक हुआ, फिल्मों में हुआ, नाटकों में हुआ, और ये कहानियों में हुआ। इन कहानियों में ये जो बीच में जो विरोध होता है कांग्रेस का, वो वामपंथ का विरोध होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी अपनी इंटरनेशनल आइडियोलॉजी चल रही है, कांग्रेस की अपनी नेशनल आइडियोलॉजी है, जहां वो अल्पसंख्यकों को अपने उसमें रखना चाहती है। लेकिन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार वामपंथ को वहाँ बढ़ावा दे रही है कि भाई बढ़ो, तो वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं फिर टकराते हैं। तब जाके 75 में जो होता है, आप जो बता रहे हैं फिल्में, वो सारी रोकी गई। फिर संजय गांधी ने प्रिंट जलाए, ये इमरजेंसी पे गाना आया, ये सारी चीजें तो पूरे प्रिंट जला दिए। किशोर कुमार जैसे गायक को रेडियो पे बैन कर दिया गया, उसकी टीवी पे चित्रण। किशोर कुमार, आप देवानंद की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, वो बता रहे हैं खाली किशोर कुमार का नाम लिया जाता है। देवानंद ने तो पार्टी खड़ी कर दी थी, देवानंद ने पार्टी बनाई थी, पार्टी कर दी थी। दिलीप कुमार को प्रेशराइज किया गया, इनको प्रेशराइज किया गया, देवानंद को टीवी पे इंटरव्यू दीजिए। बड़ी दिलचस्प बात मैंने लिखी है, वो है इंदिरा फाइल्स में सुनील दत्त से रिलेटेड। सुनील दत्त उन दिनों जर्मनी में, और 2 घटनाएं हुई, और ये समझिए कि मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ बहुत लोगों को नहीं पता होगी। एक बीमारी थी, अब उस बीमारी का नाम बाद में दिया गया। इतनी सबको पता है कि सुनील दत्त की जो वाइफ थी और नरगिस, उनका एक कनेक्शन भी है, वो कनेक्शन भी मैंने वहाँ लिखा है, नेहरू जी से पुराना कनेक्शन, उनकी फैमिली का कनेक्शन।
तो विस्तार से मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उन्होंने क्या किया, अमेरिका के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में वो कुछ चुराते हुए पकड़े गई घड़ी। वो खबर आई वहाँ से एजेंसीज के थ्रू, यहाँ इमरजेंसी में डेली ब्रीफिंग हो रही थी, भैया खबरें भेजो हम चेक करेंगे। जैसे ये खबर आई वायर से, उन्होंने फ़ौरन मैसेज गया है कि ये खबर नहीं छपेगी। वो खबर नहीं छपी। बाद में उनसे पहले ही वो दे चुके थे फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड पहले उन्हें मिला। फिल्म फेयर तो खैर प्राइवेट है, मुझे नेशनल अवार्ड से मैं उसे कन्फ्यूज़ कर गया। नेशनल अवार्ड मिला, पद्मश्री पाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। इतने सारे उनकी फिल्म को ऑस्कर भेजा गया। राज्यसभा की सदस्य भी, राज्यसभा सदस्य रही, वो जा नहीं पाई राज्यसभा ज़्यादा, क्योंकि तभी डेथ हो गई थी उनकी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना सब उन्हें मिला, लेकिन इसके बदले में सुनील दत्त ने क्या किया। सुनील दत्त वहाँ से बयान जारी करते हैं जर्मनी से। वो कहते हैं कि जर्मनी की जनता आपका बिल्कुल समर्थन करती है, इमरजेंसी जो आपने लगाई है बहुत ज़रूरी है देश में अनुशासन के लिए। पूरा मैसेज मैंने अपनी किताब में छापा है। ये बताइए कि जर्मनी की जनता को क्या मतलब इंदिरा गांधी से, वो क्यों समर्थन करेगी इमरजेंसी से। और सुनील दत्त कौन होते हैं उनकी तरफ से बोलने वाले? सुनील दत्त भले मानुस, बहुत भले मानुस, लेकिन ये भले मानुस को भी प्रेशराइज किया गया। आप हरवंश राय बच्चन की बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने लिखा है कि हम एहसानों के बोझ तले दब गए थे इनसे। हमारा संजय का फ़ोन आया कि आपको इमरजेंसी के समर्थन में बोलना पड़ेगा, और मुझे इमरजेंसी के समर्थन में बोलना पड़ा। हमारा नाम भी चल रहा है अब टीवी पे, हम शर्मिंदा हैं। लेकिन फिर किसी ने बोला कि आप इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे, तो हरवंश राय बच्चन ने कुछ बोला था कि अब तक कौन से तुमने तीर मारे हैं, ऐसे उन्होंने कुछ शेर पढ़ा अपने को बचाने के लिए। उसी इमरजेंसी में सोचिए, अमिताभ बच्चन इतने नॉन पॉलिटिकल थे, उन्हें कुछ पता नहीं था, उनके पिताजी को चुन लिया गया कि आपको पद्म भूषण दिया जाएगा। उसको लेने के लिए 3 सूट सिलवाए गए एक जैसे, बिल्कुल कि अमिताभ बच्चन जाएंगे, अमिताभ बच्चन जाएंगे और अमिताभ। बाई चांस अमिताभ जा नहीं पाए, और अमिताभ का जो सूट आना था उसको जय बच्चन ने गलती से अमिताभ कर दिया। अब वो छोटा हो गया, तो अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी को फ़ोन किया, भाई कुछ लेके आना, मुझे यहाँ पहनना है। उस कार्यक्रम के लिए वो लोई लेके आए, कुर्ता पजामे लेके आए जो राजीव गांधी, और इनको दिया। तो ये चगलस चल रही है इनकी कि हम सूट पहनेंगे, फिर वो करेंगे, ये करेंगे, पिताजी को अवार्ड मिल रहा है, या जनता पिसी जा रही है। एक पूरा चैप्टर मैंने इसी पे लिखा है, बच्चन परिवार का इन लोगों ने कैसे इस्तेमाल। अच्छा, यानी कि कुल मिलाकर ऐसा है कि राजनीतिज्ञों और सिनेमा के जो फिल्मकार हैं उनका संबंध रहा है हमेशा से। मतलब ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष रह सकता है, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र है देश का जिसका राजनीति से जुड़ाव ना हो। लोग राजनीति को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन काम सबका वहीं पड़ना है, और वो होता है। जैसे दक्षिण के अंदर फिल्मी सितारों ने डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आए, खुद बन जाते हैं और खुद रहे, खुद बन जाते हैं। लेकिन यहाँ जो आप बता रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि कोई ना कोई दबाव, कोई ना कोई लालच किसी ना किसी रूप में रहा है। यहाँ ये हुआ कि जो यहाँ की जो देश की राष्ट्रीय राजनीति पे एक परिवार हावी हो गया। अब उसके कई लोगों ने अलग टाइम पे हीरो बनने की कोशिश की, वो अलग बात है। जवाहरलाल नेहरू की फिल्म ऑफर हुई थी, राजीव गांधी को भी नायक लेना चाहते थे, वो सब कहानियाँ हैं और हुई, लेकिन उन्हें समझा दिया है कि नहीं जाओ। तो एक परिवार जो हावी हुआ, उस परिवार ने फिर किसी को उठने नहीं दिया। कोई स्टार इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ जो उनको ऊपर चला जाए। अमिताभ बच्चन तक को उन्होंने इस्तेमाल किया। अब सोचिए, एक तरफ राजनीति में अमिताभ बच्चन को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका नाम बोफोर्स में ऐसे ही चला दिया गया। एक स्विस रेडियो से कोई खबर चली और अमिताभ बच्चन 7 साल लंदन के चक्कर काट रहे हैं केस में बरी होने के लिए। उसके बाद से अमिताभ बच्चन ने इस खानदान से नाता तोड़ दिया। गुस्सा भी है तभी से। दूसरी तरफ जो अमिताभ का इस्तेमाल फिल्मों में कैसे हो रहा है, अमिताभ का एक डायलॉग, मैं फिल्म का नाम बोल रहा हूँ लेकिन वो बहुत चलता है, जिसमें वो बोल रहे हैं, राखी और शायद शशि कपूर बैठे हुए हैं, कि अंग्रेजों ने तो बहुत सारे हिल स्टेशन बनाए देश में, लेकिन मुगलों ने एक ही बनाया, वो था कश्मीर। बताइए, मुगलों को कश्मीर बेमिसाल में ये संवाद है। तो अमिताभ को यानी पता नहीं है, वो पॉलिटिकली तो उस वक्त डम रहे होंगे, और वो नॉलेज के मामले में भी डम थे बिल्कुल, कि भैया ये बोलवा दो, तुमने बोल दिया। अब उनका ऐसे इस्तेमाल हो रहा है और सालों तक लोग मतलब उसको बोलते रहे। हाँ, मतलब मतलब ये अगर कहा जाए कि एक जिस तरीके से फिल्मकारों का इस्तेमाल किया गया और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव भी सेट किया गया सिनेमा के माध्यम से, अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि, और एक बड़ी ताज्जुब की बात है, कई बार मैं सोचता हूँ कि हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है राजेश खन्ना को, और हर आदमी दबे और खुले स्वर में ये कहता है कि जिस तरीके का फिनोमिनन वो था, जिस तरीके की लोकप्रियता उसकी थी, वो किसी को नहीं मिली, ना उससे पहले ना उसके बाद। मतलब जो लोग जानते हैं या जिन्होंने वो काल देखा है, जिन्होंने वो सुना है। लेकिन राजेश खन्ना को सिनेमा के इतिहास से बिल्कुल आउट करके रखा हुआ है।
मतलब अगर बात करते हैं देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर, ये दिलीप कुमार, ये सारे होते हैं और कहीं बड़ी बारीकी से राजेश खन्ना छोड़ के निकल जाते हैं और फिर अमिताभ बच्चन पर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि राजेश खन्ना भी एक लंबे समय तक शायद, हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, लेकिन उन्होंने नहीं की, कांग्रेस में लाया गया अमिताभ बच्चन के जवाब देने के लिए, और कोई इतना बड़ा स्टार था नहीं जो अमिताभ को चैलेंज कर सके। तो राजेश खन्ना को दोबारा लाया गया क्योंकि अमिताभ निकल गए इनके उससे बाहर, तो इन्हें चाहिए था कोई बड़ा चेहरा, फिर राजेश खन्ना को लाया गया। और राजेश खन्ना और राजीव गांधी का वो आखिरी फोटो है जिसमें वो वोट डलवा रहे हैं सोनिया गांधी के साथ, हाँ। वो जो कर रहे हैं, तो वो उन्होंने किया। लेकिन राजेश खन्ना बाद में अपने आप को और वो समझने लगे, फिर उनका थोड़ा सा माहौल भी ख़राब होने लगा। यहाँ लोगों ने उन्हें जो किया उनके साथ, वो मैंने एक बार पूरा कॉलम में लिखा था, कैसे उन्होंने अलग घर बदल रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, सोनिया गांधी ने भाव देना बंद कर दिया, तमाम सारी चीज़ें वो हुई उनके साथ, तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। उनका बहुत बड़ा इफेक्ट बाद में हुआ, जैसे उन्हें साइडलाइन यहाँ किया गया वहाँ फिल्मों में भी हुआ। ये लोग तो आका को देखते हैं भाई ऊपर से क्या कब जा रहा है मैसेज, तो वो हमेशा से है कि पॉलिटिक्स हमेशा प्रभावित करती रही है, कौन कहाँ जाएगा, किसको कितनी फिल्में मिलेंगी, किसको कहाँ से फंडिंग मिलेगी, वो कंट्रोल करते रहे, हमेशा से कंट्रोल करते रहे। ये भी एक दौर चला था राशनिंग का भी कि इतने से ज्यादा फिल्में नहीं कर सकते, फिर ये भी रहा, दबाव डाला गया कि इस तरीके के यही हीरो लेंगे आप, उसी तरीके की फिल्मों को फंडिंग होगी, होता रहा। फिर इनके नेता डी कंपनी से जुड़ गए, फिर डी कंपनी यहाँ भी हो गई बॉलीवुड पे। बिल्कुल। तो ये विष्णु जी, एक जो जब हम राजनीति और सिनेमा की चर्चा करें तो अभी पिछले काफ़ी दिनों में भी हम कई फिल्में देख रहे हैं जिन विषयों पर पहले फिल्में नहीं आती थी, और ख़ास तौर से देखा जाए तो 2014 के अंदर जब सरकार बदली है और एक दक्षिणपंथी सरकार आई है और जिसके अंदर देश को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर थोड़ी और क्लैरिटी है और भारतीयता है। इसमें दो तरह के लोग सामने आए, एक जो वाकई में सीरियस है, हैं और जिनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो छुपाई गई। सावरकर को लेके जैसे हुड्डा ने मेहनत की, वाकई में अच्छी उन्होंने फिल्म बनाई, मेहनत भी की, लेकिन शायद फंड कम था, और दूसरा वो प्रमोट उस तरह से नहीं कर पाए, और या उन्हें सपोर्ट संगठनों का उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। सावरकर को लेके तमाम सारी चीज़ें, तो फिल्म नहीं गई। लेकिन कुछ लोगों जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वो तमाम सारी चीज़ें ऐसी बनाई जो लोग, जैसे छावा ही लीजिए, अब उन्हें लगा था कि छावा ऐसी कोई ग्रेट फिल्म नहीं है कि बनाई है, लेकिन उनका विषय ग्रेट है। और सबसे बड़ी बात है क्लाइमैक्स, उन्होंने संभाजी को उस तरह से पेश किया कि वो डिग्निटी के साथ, जो उन पर अत्याचार हुआ आखिर में, वो डिग्निटी के साथ जगदम जो बोलते हैं, हम अपने नायक को ऐसे देखना चाहते हैं। उन्होंने वाकई में एक डिग्निटी वाली मौत चुनी। वो चाहते तो इस्लाम ग्रहण करके बच सकते थे, लेकिन वो नहीं बचे, और वो दिखाने में उन्होंने कामयाबी, यहाँ डायरेक्टर की वाकई में तारीफ़ करने वाली बात है। और ये बात लोगों को, तो फिल्म से ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि संभाजी के साथ इतना सारा अत्याचार हुआ है। उन्हें नहीं मालूम था कि शिवाजी का बेटा ऐसे मार दिया गया, ये पहली बार उन लोगों ने देखा। तो इतना कुछ छुपाया गया, तो ये था। दूसरा क्या था, कुछ कंफ्यूज लोग, जैसे मैं कंगना का नाम लूँगा, इमरजेंसी उन्होंने बनाई, मैंने लिखा अपने रिव्यू में कि एक तो वो प्रभावित हो गई इंदिरा गांधी के करैक्टर से। अगर आप इमरजेंसी पे नाम रख रही है फिल्म का, तो इमरजेंसी फोकस रखिए फिल्म को, आप उसे हिंदू सरकार मत बनाइए। जो हिंदू सरकार, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मधुर भंडारकर ने बनाई हिंदू सरकार, उसमें उनकी एक तरह से बायोग्राफी ली, उसमें इमरजेंसी भी थी और भी चीज़ें, लेकिन ये उनसे भी आगे बढ़ गई, बचपन से हिंदू को लेते हुए एंड तक उनके तमाम सारी चीज़ें, जो इन्हें एक्चुअली इन्होंने किताब पढ़ी उनकी सहेली की, पुपुल जयकर की, और वहाँ से चीज़ें ये कंफ्यूज होते नहीं कि मुझे ये भी दिखा दूँ, मैं ये भी दिखा दूँ, खुद को इंदिरा गांधी समझने लगी। और उस चक्कर में गलतियाँ कहाँ की, फैक्चुअल इतनी मिस्टेक्स की इन्होंने कि आडवाणी जी ने एक डायलॉग दिया था वो उनकी किताब में भी है, बायोग्राफी में, कि उनको कहा गया, उन्होंने लेख में पहले कहा था, मीडिया वालों को कहा गया था कि झुक जाओ, वो रेंगने लगे। वहाँ अटल जी कर रहे हैं, इस डायलॉग को बोल रहे हैं। इंदिरा इज इंडिया, ये किसने दिया था? जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आसाम वाले, उन्होंने दिया था ये नारा। इंदिरा गांधी खुद ही बोल रही है। अटल जी सफाई देते देते थक गए दुर्गा वाले विषय पे इन्होंने दुर्गा नहीं, रणचंडी दुर्गा कहलवाया। अटल जी गाना गा रहे हैं, तो मैसेज क्या देना चाहते हो? तो वो मैसेज गड़बड़ हो गया। फैक्चुअल इधर उधर होने से चीज़ें, ना तो अपने संगठन को जो विचारधारा है उसको पकड़ पाए, ना जो फैक्ट्स हैं। आप बहुत सी चीज़ें दिखा सकते थे। आज एक बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी, आज शायद इंडिया को ये सफाई देनी पड़ी है कि नहीं, हमने अपनी टेक्नोलॉजी उसकी रूस को नहीं दी है कोई है। तो मुझे वो कहानी याद आ गई, मैंने अपनी किताब में इंदिरा फाइल्स में लिखी है
इन्होंने इंडिया को सफाई देनी पड़ी। इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने आज तक सफाई नहीं दी। जब परमाणु का विस्फोट हुआ पहली बार 74 में, तब इंदिरा गांधी ने संसद में एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने को तैयार हूँ। ये उनके खिलाफ नहीं है, हम उनसे शेयर करने को तैयार हैं। सोचिए, पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हो आप, और उसके नीचे उस दिन भाषण के बाद कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, ना कहीं छप सकता था। संसद की कार्रवाई में अभी भी है, वो मेरी किताब में भी है, लेकिन छपा नहीं गई। तो आप क्यों नहीं भाई पूछते उनसे कि आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को कैसे दे सकते थे, तुम पूछे ही नहीं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें फिल्म बननी है। अब इसमें जैसे कुछ छोटे छोटे विषयों पे फिल्में बन रही हैं, एयरलिफ्ट जैसे आई, अक्षय की और भी 2-3 फिल्में इस तरह की आई हैं, बेल बॉटम थी, ये सब एक कांड निकल रहा है जिसकी वो बन रही हैं। तो उन पे बहुत सारी फिल्में बन सकती हैं। तो हमारी किताब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे भी आ रही हैं चीज़ें। तो इमरजेंसी इसलिए फंसी कि वो इमरजेंसी पे रखते तो ठीक था। फैक्चुअल मिस्टेक यानी कि इतिहास या ऐसी किसी भी घटना पर अगर आपको काम करना है या किसी कालखंड को दिखाना है, तो उसमें आपका ईमानदार रहना भी जरूरी है। ईमानदार रहना जरूरी है। समकालीन सोर्सेज का आपको ये पहले ध्यान रखना है कि बाद में जिसने लिखा है वो भी पढ़ा जाए, लेकिन समकालीन अब शिवाजी पे किसी को पढ़ना, अगर रिसर्च अच्छी हो तो। अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर शिवाजी पे पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके जो टाइम में जो लोग आए या उन्होंने लिखा, सबसे ज़्यादा माना जाता है सवासद बखर के नाम से जो थे सवासद जी, उन्होंने लिखा। और वो सवासद बखर किताब पूरी मराठी में लिखी गई, उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन हुआ। तो वो 14 साल बाद शायद लिखी गई, और संभाजी के दरबार में थे, उन्होंने लिख पाया, उन्होंने लिखा। तो वो सब जानते थे, कोई भी डाउट था तो 14 साल में इतने लोग नहीं थे कि मर गए सारे, उनसे पूछ लिया क्या है, तो वो सारी चीज़ उन्होंने लिखी। अब जो अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं कि पैर से तिलक और ये वो, वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण कुछ विरोध कर रहे थे, और ब्राह्मण से ज़्यादा वहाँ के सरदार विरोध कर रहे थे। बाकी जितने जो मराठे सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि ये हमसे ऊपर हो जाए, तो उन्होंने इसलिए राज रख लिया। तो इस तरह की चीज़ें ढेर सारी उसमें बताई, बड़ा भव्य समारोह हुआ। लेकिन ये आप कहानियाँ फैला रहे हैं कुछ ना कुछ। तो समकालीन इतिहास पढ़ा जाए और मूल सोर्स से पढ़ा जाए, पहले तो वो ज़रूरी है। फिर उस वक्त के आए लोग हैं तमाम, उन्होंने पढ़ा, कहा, जो भी सारी चीज़ें, उनको क्रॉस चेक किया जाए। अगर जो अकबरनामा लिख रहा है अबुल फजल, तो बदायूनी को भी पढ़ाया जाए, जिसने क्रिटिसाइज़ किया था अकबर को। तो ज़रूरी है कि वो दोनों सोर्सेज से करके, और जहाँ तक ठीक हो वो चीज़ें बढ़ाई जाएं। और वैसे तो आप लिख ही देते हो कि भाई हमने कुछ क्रिएटिव लिबर्टी नहीं कि जैसे ये जैसे आपने अकबर का जिक्र किया, तो एक मन में सवाल उठता है कि भारत के इतिहास पर जब बात करनी है या भारत के गौरव पर अगर बात करनी है, तो हम किसको साथ लेकर चलें। मुग़ल आज़म जैसी फिल्म बनती है जो आज तक कालजयी मानी जाती है, जबकि एक वो मिथ्या कहानी पर आधारित है। जोधा अकबर की एक कहानी फ्लोट की गई है, ये भी कोई ऐतिहासिक इसके प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन ये सत्य माना जाता है। फिर आपने वीर सावरकर का जिक्र किया, चाहे बजट कम है लेकिन उसको उतना समर्थन नहीं मिला। अगर आज़ाद भारत के बाद, अगर इमरजेंसी के बाद अगर हम देखें, तो देश की जो सबसे बड़ी घटना थी कश्मीर से पंडितों का पलायन, लोगों को पता नहीं था, इसलिए इस फिल्म को इतना प्रमोशन हुआ। जब कश्मीर फाइल्स आई तो ना केवल समाज में चेतना जागी, लोगों ने देखा, और किसी बड़ी फिल्म के मुकाबले उस फिल्म ने अगर बिजनेस भी किया हो, बहुत बिजनेस। और आप क्योंकि समीक्षक हैं तो आप भी जानते हैं कि उसमें सिनेमाई चमत्कार नहीं थे, एक कथा कही गई थी, तकनीकी रूप से कमजोर थी फिल्म। लेकिन उस कथा से अटैच हुआ। फिर एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई केरला स्टोरी, केरला फाइल्स माफ कीजिएगा, केरला फाइल्स जो भी, तो केरला स्टोरी, तो वो जो फिल्म थी उसने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस के मन को छुआ और कामयाबी हासिल की। तो ये जो जिस तरीके के विषयों पर फिल्में आती हैं, ये बनाना तो अपने आप में बड़ा संवेदनशील है। ये मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा है, दोधारी तलवार है, सावधानी से इस्तेमाल नहीं की तो कट जाएंगे। और लेकिन 2014 के बाद हम जिस भारतीय गौरव की बात करते हैं, जिस भारतीय इतिहास की बात करते हैं, जिस हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई फिल्में आनी शुरू हुई हैं। ये फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन फिल्मों की कामयाबी जो है, ये आज़ादी से पहले का दौर लौटा है। बहुत सारी चीज़ें जी हाँ बन रही थी। आज कौन बनाएगा कालिया नाग पे फिल्म कि कालिया मर्दन बना दी, या वो उन्होंने जितने राजा हरिश्चंद्र बना दी, राजा हरिश्चंद्र था, सावित्री सत्यवान की कथा थी, लंका दहन थी। इन पे कौन बना रहा था फिल्म में? आज़ादी के बाद तो भगवान राम पे भी कोई ढंग की वो एक संपूर्ण रामायण आई थी, बस मुझे याद है। एक में जितेंद्र किसी फिल्म के लिए थोड़ा सा बने थे, हाँ, उन पे नहीं बना रहे हो आप। जो हम उनको सबको उन्होंने कह दिया मिथक है,
सब कुछ मिथ है, सब कुछ ये मतलब है। कहा जाए तो फिल्मों के माध्यम से जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास था या गौरवपूर्ण हमारे जो पल लम्हे थे वो सारे के सारे इस तरीके से बता दी गए कि हम वही आज की पीढ़ी उसको लेकर आपके शर्मिंदा हो गौरव गई। को तोड़ना था, आपको ये बताना था कि कैसे भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमुना संस्कृति बहती थी, जमुना इनकी गंगा आपकी, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ हिस्ट्री का, मैंने ढेर सारी एमफिल किया, नेट क्वालिफाइड किया, पत्रकारिता में 25 साल काम किया, कई शहरों में काम किया, कई स्टेट्स में गया, तो मुझे ये नहीं लगता ये ठीक है। एक कुछ सिख परिवार होते हैं जिनके आपस के रिश्ते हैं, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं उनके मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तो हर ईद पे कोई ना कोई सवैयाँ भेज देता है, वो ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कॉलोनी में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बहुत बड़े खुश हैं। तनाव एक विद्यमान रहता है, जो कोई बड़े कभी उनके तरफ से कभी हमारी तरफ से कुछ ना कुछ उनको शांत रखते हैं, भैया शांत रहो, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। गंगा जमनी संस्कृति बह रही थी, कब बह रही थी? आज़ादी से पहले तो इतने दंगे हुए हैं, दंगे ही दंगे होते रहे। औरंगजेब के टाइम पे, अकबर के टाइम पे कब दंगे नहीं है? मुझे एक साल बता दीजिए जहाँ पे क्या दंगा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अंग्रेजों के आने से पहले जो जिस समाज को बचाने की जो लड़ाई और चल रहा था वो तो हिंदू समाज इन्हीं से लड़ रहा था, मुगलों से लड़ रहा था, जो आक्रमणकारी उनसे लड़ा। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि सिनेमा ने भी इस आग को पूरा भड़काने में और हवा देने का काम किया है। ये सिनेमा तो एक साधन है ना बेसिकली, जो जिसके हाथ में है वो उसको यूज कर सकता है। अब ये वही कोने की कोशिश करते हैं कि भाई इनकी सरकार है तो कुछ भी कर लेंगे, ये कुछ भी कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, वो सच को थोड़ा डाउन करने की कोशिश करता है। कई चीज़ें हैं जो सच हैं भी आने बाकी हैं। इतने गुमनाम नायक हैं हमारे देश के, इन्होंने एक दो चेहरे आपको दिखाए कि बस यही है भाई तुम्हारे, वो उनके अपनी तरह से, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे तो उन्हें धर्म से प्रॉब्लम है, तो उनको लगा कि अकबर ठीक है यार, इसने अपना धर्म चलाया, दीन इलाही, और इसने सारे धर्मों के लोगों से बातचीत की और मौलानाओं को थोड़ा कम किया, और तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा। तो उन्होंने क्या किया उसमें कि अकबर का वो चैप्टर हटा दिया, जहाँ वो चित्तौड़ किले की घेराबंदी करता है और एक फतेहनामा जारी करता है 30-40 हज़ार लोगों को मारने के बाद। जब उसके कुछ रिश्तेदार, एक सुरंग में विस्फोट होता है और उसके रिश्तेदार मर जाते हैं उसमें, तो गुस्सा खा जाता है और फिर कहता है कि मैं हूँ गाजी, मैं इनको हिंदुओं को ये करके इतने मार के ये बनूंगा, पूरा उसका एक फतेहनामा है। अब तो नेट पे पड़ा हुआ है, सब पढ़ लेते हैं, पहले नहीं पता था सबको, मालूम ही नहीं है। हमें तो वो दिखाया जा रहा है कि अजीम उशान शहंशाह, और वो हिंदुओं के बड़े मंदिर भी बना हुआ है, या वो श्री कृष्ण का भजन भी गाओ, सब करो। जबकि एक अभी मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट में किसी ने औरंगजेब के लेके लिखा कि औरंगजेब ने, वो बता रहे थे कि औरंगजेब ने गंगा में जो नहाने पे पहले टैक्स लगता था वो हटा दिया। तो मेरे दिमाग में, जो पब्लिक के दिमाग में आता है कि नहीं, मेरे दिमाग में सवाल है लगाया किसने था टैक्स? पता चला औरंगजेब नहीं लगाया था। एक बड़ा गंगा में नहाने पे टैक्स लगा दिया। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हमारे साथ अनंत विजय जी एक पॉडकास्ट में हमारे साथ आए थे, तो अनंत जी ने भी शेयर किया कि दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी, हिंदू भाइयों में, एक ज़मीन को लेके कि वहाँ मंदिर बनाएंगे, तो उसको लेके लड़ाई हो रही थी। तो औरंगजेब ने एक भाई के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि ये भाई मंदिर बनाएगा, और इसको लेकर इतिहास में ये कह दिया कि औरंगजेब ने मंदिर बनाए। मतलब चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो अपने आप में वो करता था। वो इस्लामिक रीति रिवाज से चीज़ें चलाना चाहता था, और इस्लामिक रीति रिवाज में जैसे होता है कि भाई दूसरे धर्म के लोगों के, मतलब उन्हें नए कुछ बनाने की इजाज़त ना दी जाए, वहाँ कुछ पुरानों में छूट दी जाती है। तो कुछ चीज़ें वहाँ होती हैं जिनको वो फॉलो करता था, कुछ उसका पब्लिक प्रेशर था, उसके दरबार में बहुत हिंदू थे, उनसे ही काम लेना था जो उनके आगे सरेंडर कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बात कहते थे। जैसे राजा टोडरमल थे, वो लगातार अकबर की सानिध्य में काम कर रहे थे। तो जब अकबर बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा हुआ था, पेचिस हो गया था, मरने ही वाला था लगभग, तब उसने एक रिक्वेस्ट करके कि एक, मैं, वो टकसाल के प्रमुख थे वो, कि मैं एक राम सीता का सिक्का चलाया चाहता हूँ। अब जैसे हमारे यहाँ होता नहीं कि भैया तुम इस मंदिर दर्शन कराए, उस मंदिर कराए, एक पीर पे चादर और चढ़ाया हो, आते हैं मोहल्ले में कि भाई पीर की चादर चढ़ा दो, तो वो चढ़ाया जाता है। हिंदू फिर नहीं देखता कि कौन है भैया, कोई तो बचाओ। तो वही हुआ, अकबर सही नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है चला ले यार, तो एक सिक्का तेरे भी, इतने दिन से कोई आदमी काम कर रहा है नीचे, जा तो खुश रहे, एक सिक्का राम से। उस राम सिया का सिक्का इतना भारी पड़ गया कि उसको अकबर की, मतलब उसका जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बना दिया गया। जबकि लोग अभी भी वहाँ दावा करते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार, के अकबर को पता भी नहीं, शायद मुझे लग रहा है उनको मरते देख के उसने खुद ही चला दिया होगा। चलिए, ये विष्णु जी काफ़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है, और मुझे लगता है कि सिनेमा एक इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है कि जिसमें
जिधर जाएं, जिधर देखें तो एक नया रास्ता, एक नई रोशनी दिखाई देती है। तो लगता है कि ये जो विषय है राजनीति और सिनेमा का, इस पे चर्चा हुई है और आगे भी संभावना रहेगी। तो आप को हम बुलाते रहेंगे और इन सब विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। तो मित्रों, आज की चर्चा बस इतनी ही, और फिर एक बार मिलेंगे किसी नए विषय पर बात करने के लिए किसी नए अतिथि के साथ। और विष्णु जी से भी हमने आश्वासन ले लिया कि वो हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।